गुड आफ्टरनून। बैठिए सर, बैठो सर। हेलो। एक्सरसाइज 2 में डिस्कशन था अपना। कोई डीपीपी था कि नहीं? तो निकाल लीजिए शीट। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हो। पूछो, क्या पूछ रहे हो? 18 में क्या पूछना चाहते हो? हाँ। 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 ठीक है। ठीक है। तो क्या दिक्कत है? हाँ। कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सेम क्वेश्चन पूछना है ना? तो पूछो। लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? एक बैटरी दे रखा है, और उसके साथ एक मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। ये कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट। और पहले का रीडिंग आई है। फिर इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इसका रीडिंग क्या हो गया? और एमीटर? और 2i हो गया। अब इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज जो था, V वोल्ट था। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2 हो गया। ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं? तो क्या दिक्कत है? आप बोलो, दिक्कत क्या रही? हो जाएगा। हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? इस सर्किट को ऐसे बना लो बस। ये रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। 6। करंट आई। और बाद में रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, और इन दोनों का मिला के R × RV, R + RV, इन दोनों का इक्विवेलेंट। इसमें करंट 2i, इसमें वोल्टेज पहले का V, बाद में V/2। एक करंट की इक्वेशन लिख दो, एक वोल्टेज की इक्वेशन लिख दो, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो। आ रहा है इससे? सीधा तो सवाल है। और बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11 नंबर में?
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मतलब एक रेजिस्टेंस होता है, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें अपना करंट होता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, लिखा है कि जब गैल्वेनोमीटर को शंट किया तो इसका डिफ्लेक्शन 1/5 हो गया। तो अगर अपन ने इसको शंट किया तो जो इसमें एक पैरेलल रास्ता प्रोवाइड किया तो इसका करंट Ig/5 हो गया, 1/5 हो गया। क्या टोटल करंट वही रहा? टोटल करंट वही रहा। तो इधर क्या होगा, 4/5 Ig। गैल्वेनोमीटर को शंट करने से उसका करंट 1/5 हो गया, 4/5 दूसरी तरफ चला गया। पैरेलल में इक्वेशन लिख देंगे। अगर 2 ओम से और शंट कर देंगे, अच्छा, इसके पैरेलल, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो। और बताइए, 11 के बाद 22, 11 के बाद 22, 22 में क्या दिक्कत आ रही बताओ, क्या किया और क्या नहीं हुआ? बस, अच्छा किया तुमने, यही तो करना था। हाँ, पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं वो? व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 रेजिस्टेंस कौन से हैं? पी, क्यू, आर और एक्स। तो पी अपॉन आर इज इक्वल टू Q/X, यही होगा ना? P/R, Q/X, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन हो गई। अब बोलो क्या पता है हमको, कौन कौन सा रेजिस्टेंस निकाला है अपन ने ए बी आर में से? ए बी आर में से अपन ने क्या, 10, तो पी का वैल्यू 10 हो गया, पी का वैल्यू 10 हो गया। और बी सी आर में से 100 हो गया ना, तो क्यू का वैल्यू 100 हो गया। आर वाले में से क्या उठाया? एडी का हमको दिया है ना, एडी का कितना दिया, 600, आर हो गया 600, तो ये एक्स का वैल्यू आ गया। ये कब है, जब 0 डिग्री पर है, तो एक्स एट 0 डिग्री मिल जाएगा, है ना? बर्फ के अंदर रखा ना इसको भी। फिर नेक्स्ट वाले में इसको 630 करना पड़ता है, 10/630, 100/x 100, ठीक है। x 100 आ गया, x 0 पता है, फॉर्मूला पता है। कितना सीधा तो है ये, क्या इसने पूछने वाला? ठीक है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 2 का 9th क्वेश्चन, 19, ओके, 19 में चलते हैं। 19th क्वेश्चन में, पार्ट 2,
क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, 20 वोल्ट का ईएमएफ है। तो बना लेते हैं 20 वोल्ट 5 ओम और रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है आर। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 120 से लेके 270 170 तक, जो लेना चाहो ले लो। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 75 ओम। तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इसे मेजर किया जा सकता है, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर कर सकते हैं। तो इस आर की वैल्यू जो सबसे कम है वही वाली ले लेंगे। आर की वैल्यू 120 ले लेते हैं। जितना आर कम लेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आर की सबसे छोटी वैल्यू 120 है, 120 प्लस 80 मिला के 200 होता है। तो करंट आ गया 20/200 और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ये कितना हो गया 1/10। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस 75 7.5 वोल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस 7.5 वोल्ट आ सकता है। ठीक है, तो 7.5 तक नाप सकते हैं। जो 7.5 से नीचे है वो सब नप जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 17 तो पहले आता है, इसके बाद में कुछ नहीं है ना। सेवनटीन में दे रखा है कि एन सेल है, इनको के सेट में सीरीज में अरेंज किया, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड की कंडीशन पूछिए। ये तो पुराना ही सवाल हो गया। तो पहले के सीरीज में आ गई 1 2 3 के, ऐसे करके फिर पैरेलल में। तो अब इसमें इन सब का ऐसा कनेक्शन दे रखा है, तो इन सब का इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो हर एक ब्रांच का के ई और के आर, के आर के ई, के ई के आर। अब ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनकी टोटल इक्विवेलेंट आएगा वही का वही के ई, ये तो के ई आ जाएगा और ये हो जाएगा के आर डिवाइडेड बाय एन बाय के, है ना। जितनी बार पैरेलल होगा उतने से डिवाइड हो जाएगा। ये आर हो गया, तो एक तरह से ये हो गया के ई और ये हो गया के स्क्वायर आर बाय एन। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, बराबर कर दो। तो इससे वैल्यू आ गया। ठीक है, हो गया। और
बस इसके बाद और कोई होमवर्क? बस इतना ही? अब अगली बार क्या करोगे फिर? एड 3 एंड 4 कुछ तो पहले हो चुका है, ठीक है। 3 4 निपटा देना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर पे आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है उसका प्रॉफिट ग्रेविटेशन में भी होता है, 2 चैप्टर जुड़े हुए हैं। ऐसा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रॉफिट तो बहुत सारे चैप्टर में होता है, यही अगले चैप्टर में भी काम आएगा, फिर और भी कई चैप्टर हैं। और पहला ही फायदा हीट ट्रांसफर में होता है। अभी हीट ट्रांसफर का जो अपन ने कंडक्शन वाला पार्ट है तो पूरा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो किसी भी कंडक्टर में जो हीट जाती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। जिस तरह से हीट हीट करंट चार्ज करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ रेजिस्टेंस में करंट बहता है। बैटरी में तो उल्टा भी बहता है, पर रेजिस्टेंस में हमेशा हाई से लो की तरफ ही बहता है। ऐसे ही किसी कंडक्टर में से जो हीट फ्लो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है। इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में लिख लिया था, I इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये एक्स लोकेशन पर कितना करंट है ये बताता है। पर हम ये जानते हैं कि सभी लोकेशन पर एक ही होगा, स्टेडी स्टेट है, करंट तो सभी जगह एक ही होता है, ठीक है। तो हीट करंट को अगर हम लिखना चाहते हैं किसी भी एक जगह के हिसाब से तो उस जगह का के, उस जगह का ए और वहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक्स पोजीशन पे कितना कंडक्ट, ये है के थर्मल कंडक्टिविटी, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिस भी जगह आप हीट करंट पता करना चाहते हो उस लोकेशन पर कितना एरिया है हीट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस जगह पर थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, ये तीनों चीजें हम देखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से बन जाता है कि हम dt को एक तरफ रख लें, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएं। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इस इंटीग्रेशन में से आई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कैसे भी क्यों ना हो सभी जगह करंट तो एक होगा। तो ये इंटीग्रेशन साइड के बाहर आ गया, ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, आई बाहर आ गया और ये सब मिलाकर के हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस।
where thermal resistance is equal to integral dx upon kx ax. अपन थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो सिंपल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन सिग्मा है, रो एल बाई ए लिखते हैं ना, एल की जगह वो लेंथ आगे जिधर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसकी लेंथ आ जाएगी। अगर कोई कंडक्टर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, तो इसका रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के। तो के और ए तो बाहर आ जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन 0 से एल, तो एल आ जाएगा। तो ये वैसे ही फॉर्मूला जैसे थर्मल उसका अपने नॉर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रो एल बाई ए, रो को लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, एल अपॉन सिग्मा है, तो एल अपॉन के ए, ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। ये एक तरह से ओम्स लॉ की तरह हो गया। यानी कि हम इसी तरह से डायग्राम इसका भी बना सकते हैं सर्किट वाला। तो थर्मल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के सिंबल से दिखा देंगे। तो टेम्परेचर तो पोटेंशियल हो गया, इक्विवेलेंस कुछ ऐसा बन गया, टेम्परेचर जो है वो पोटेंशियल के जैसा है, पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है। हीट करंट करंट के जैसा है। थर्मल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के जैसा है। ऐसे एक दूसरे से रिप्लेस हो जा रहे हैं। ये वैलिडिटी तभी तक होगी जब तक ये जो इनमें से कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर के और ए टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, फिर ये इंटीग्रेशन कुछ और तरह का हो जाएगा, फिर ये सारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये जो ओम्स लॉ मानने वाली जो बात है, ये हमेशा के लिए सच नहीं है, क्योंकि के और ए जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो इस साइड में इंटीग्रेशन के एक तरफ है, टेम्परेचर वाली साइड कोई गया ही नहीं। अगर टेम्परेचर वाली साइड में कोई चला गया ना, तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंट हो जाएगा, फिर ये ओम्स लॉ की तरह नहीं बन पाएगा। तो ये हमेशा सच नहीं है, किसी दिन इसकी वजह से गलत हो जाएगा, यही लगा देंगे तो। वो दिन कौन सा होगा? जब के टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या ए टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं हम, है ना। थ्योरी तो इसकी कंडक्शन की इतनी सी है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा पहला सवाल, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले, इसका रेडियस है और ये रेडियस बी, और इसका लेंथ एल, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? एल अपॉन के पाई ए बी, ये आ गया। कितना आसान है, जो हम जानते हैं पहले से वही हम लगा देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब इस पर हम सवाल करते हैं आगे, अगले पेज पे चलते हैं। पहला सवाल,
इधर हमने टेम्परेचर रखा 100 डिग्री सेल्सियस, इधर हमने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस, बीच में हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक रॉड लगाया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ इसकी एल, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू एल है। फाइंड टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x इन स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर होगा, कहाँ पे कितना होगा। हो गया ना, देखो कैसे करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि वैसा कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, x डिस्टेंस तक का एक रेजिस्टेंस अलग मान लेते हैं और उसके बाद का रेजिस्टेंस अलग मान लेते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर तो हो गया 100, यहाँ का टेम्परेचर हो गया 0, यहाँ का हम t मान लेते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा x लेंथ वाले का, तो x अपॉन के, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन के। हमने इधर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस दिखा दिया, इधर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस दिखा दिया। अब जो करंट इधर से इधर आएगा वही करंट इधर से उधर जाएगा। 0 के आगे 2 भी लिखना भूल गए हम, 20 डिग्री था ये, तो 20 डिग्री था इसलिए 20 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो अब इधर का करंट बराबर इधर का करंट, तो करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 100 माइनस टी एक्स बाय के, टी माइनस 20 एल माइनस एक्स बाय के, दोनों तरफ से के उड़ जाएगा, एल माइनस एक्स इधर चला जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा। तो ये आ गया 100 इंटू एल माइनस एक्स माइनस टी इंटू एल माइनस एक्स इंटू टी माइनस 20 इंटू एक्स, ऐसा आ गया। तो यहां से हो गया 100L माइनस 100X प्लस TL प्लस नहीं माइनस प्लस TX माइनस 20X, TX से TX कट गया, TL को उधर ले जाएंगे, 20X को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 100L माइनस 20X इज इक्वल टू TL, L से डिवाइड कर देंगे, तो T इज इक्वल टू 100 माइनस 20 अपॉन L इंटू एक्स।
-80 करना है, -80 करो। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 रख लो तो 100 आ गया, x का वैल्यू l रख लो तो 20 आ गया। तो इसका टेम्परेचर ऐसे वेरी करेगा, अगर टेम्परेचर वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, ऐसे घटता जा रहा है, 20, 100, एक्स बराबर एल, ऐसा आ गया। तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा ऐसा हमने बता दिया। एक और तरीका भी था कि अगर हम पहले हीट करंट टोटल ही निकाल लें तो पूरे का कितना करंट टेम्परेचर डिफरेंस है 80 और एल अपॉन के, तो करंट की वैल्यू आ गई 80 के डिवाइडेड बाय एल। तो पहले हमने पूरे वायर का ही करंट हीट करंट निकाल लिया डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी पता है तो यहाँ का टेम्परेचर लिखना है, तो दिस माइनस आई आर, तो मैं टी की वैल्यू सीधा लिखना चाहूंगा, तो टी इज इक्वल टू 100 माइनस आई, आई ये रहा 80 के ए बाई एल इंटू आर। इसने वाले पोर्शन का आर कितना होगा, तो एक्स बाई के, तो के कट गया, 100 माइनस 80 एक्स बाई एल, ऐसे लिख लो, है ना। कुल मिला के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीखा तो वो इस्तेमाल हो गया। ठीक है, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लिया फिर, है ना। अब दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये जो अंदर वाला स्फेयर है ना, वो पानी से भरा हुआ है, गर्म पानी है इसके अंदर 100 डिग्री वाला। पानी से भरे कि स्टीम से भर लें, ठीक है, जो भी है 100 डिग्री है, कैसे भी 100 डिग्री पानी अंदर भरा पड़ा है, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, स्फेयर का रेडियस है आर अंदर वाले का, और बाहर वाले का 2r। तो जो बीच वाला पॉइंट है ना 1.5 r, वहां पर कितना टेम्परेचर है। ये जो हीट है ये ऐसे चारों तरफ फैल रही है, गर्म पानी से हीट बाहर जा रही है, पॉइंट टेम्परेचर एट रेडियस 1.5 r,
जो इसमें क्या हीट ऐसे चारों तरफ जाएगी, स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करती हुई जाएगी, रेडियस के अलोंग जाएगी, रेडियल फ्लो ऑफ हीट होगा। तो यहाँ से 3r/2 रेडियस पर हम पहुंचेंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, 3r/2 पे कितना होगा टेम्परेचर? आप लोगों ने निकाल लिया होगा। सॉल्यूशन, हीट करंट जो कि यहाँ से जा रहा है ऐसे बाहर की तरफ, वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो है 100। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसकी लेंथ हो गई 2r - r, थर्मल रेजिस्टेंस 2r - r अपॉन k इंटू 4π ab, तो r इंटू 2r। तो यहां से हम देखेंगे तो ऊपर r बचा, एक r से r कट गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया 1/8πkr। यह है ना थर्मल रेजिस्टेंस, तो यहाँ रख देंगे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/8πkr। ये सब ऊपर चला जाएगा, तो 800πkr। ये हमको पता लग गया है कि इसमें इतनी हीट जा रही है, इतना जूल पर सेकेंड हीट जा रही है, इतना जूल पर सेकेंड हीट जा रही है। तो अब तो अपन को ये पूछा है कि बीच में कितना टेम्परेचर है, तो इसको ऐसा मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 100, यहाँ का 0, बीच वाले का T, तो करंट तो एक ही होगा। अब इतने हिस्से का कितना रेजिस्टेंस होगा जो इसके अंदर अंदर आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं, इसकी लेंथ हो जाएगी 1.5r - r k इंटू 4πab, तो r इंटू 1.5r। तो ये यहाँ से आ गया 0.5, फिर 0.5 को नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा।
100 माइनस आई आर, आई का वैल्यू हो रहा 800 पाई के आर इंटू इसका आर 1/12 पाई के आर। तो पाई के आर से पाई के आर कट गया, तो 800/12, 400/6, 200/3, तो 100 माइनस 200/3 यानी कि 100/3, 33.33। ठीक है, तो 1.5 आर रेडियस पर जो टेम्परेचर होगा वो 33.33। कहो कि ऐसा नहीं है, है? कर लो। हम तो पहले इंटीग्रेट करके रेसिस्टेंस निकाल के बैठे हैं ना, तो इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिनको याद नहीं है उनको करना होगा। ठीक है, याद होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल तो हो ही गया। तो क्या फॉर्मूला है जो इस्तेमाल हो रहा है, भोले बच्चों को बता दो। अगर ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, रो इंटू बी माइनस ए 4 पाई ए बी, रो की जगह 1/k हो रहा है। इस फॉर्मूले का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल कर रहे थे हम। करें? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें इसका लेंथ है एल, इसका भी एल, इसका एरिया ए, इसका एरिया 3 ए, इसकी कंडक्टिविटी के, इसकी कंडक्टिविटी 2 के। तो फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी और गिवन कॉम्बिनेशन। ये रॉड दे रखे हैं अलग अलग मोटाई वाली, इस तरह से जुड़ी है। इस तरफ हाई टेम्परेचर होगा, इधर मान लीजिए लो टेम्परेचर होगा।
आ गया? देखते हैं इसका जवाब। रूल ये होता है कि जैसा वो होता है वैसा ये होता है। बस इसके के अलग होते हैं, इसका के एक होता है। फिर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही इसका आना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका आ जाएगा एल अपॉन के ए प्लस एल अपॉन 2k इंटू 3a। इन दोनों का इक्विवेलेंट यह है। अब इसका भी आ जाएगा एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए प्लस एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू 3a। एल अपॉन ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k 1/6k 1/k इक्विवेलेंट 1/3k इक्विवेलेंट। उसके ऊपर नीचे 6 से गुणा किया तो 7/6 के 4/3 के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 8/7 के। के इक्विवेलेंट की वैल्यू 8/7 के। कहो कि ये नहीं आया, यही आया था। ठीक है, फिर आया तो अच्छी बात है। तो जैसा है उसका शक्ल वही रखना है और टोटल सब जगह एक ही के इक्विवेलेंट रखा देना है। कुछ कहना चाहते हो? क्या करते थे? वहां भी यही करते थे, भूल रहे हो तुम। जैसी शक्ल है वैसी ही रहेगी, बस उनका एक हो जाएगा। वहां पे यंग्स मॉडुलस सेम करेंगे, वाई इक्विवेलेंट कर देते ना उसमें, के इक्विवेलेंट करेंगे। ठीक है, दोनों एकदम मैच खा रहे हैं। इसने सही बात बता दी, याद दिला दिया मैंने ये कि ये फॉर्मूला उस यंग्स मॉडुलस वाले चैप्टर में भी यही लॉजिक लगता है ना? जैसा ये है वैसा ये रखना है, बस उसका के एक जैसा कर देना, उसमें वाई एक जैसा कर देना है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये कोई कमरा है, कमरे की साइड ए और बी, हाइट h, width of each wall w, thermal conductivity of wall a, inside temperature 20 degrees Celsius, outside temperature -10 degrees Celsius। neglect conduction from floor
एंड रूफ। छत से कंडक्शन मत मानना, फर्श से मत मानना। फाइंड पावर ऑफ हीटर required to maintain temperature of room। रूम का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कितनी पावर का हीटर चाहिए? रूम का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कितनी पावर का हीटर चाहिए? ठीक है, मिलाएं फिर। देखो जरा, ये जो कमरा है, कमरे की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारें एक रेजिस्टेंस के समान है। बाहर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। W/KH, W/KH W/KBH, W/KBH। ये सामने आने वाला एरिया, लेंथ, दीवार की जो विड्थ है वो तो लेंथ बन जाएगी,
और दीवार का एरिया हाइट इंटू विड्थ। हाइट तो है चाहिए सभी दीवारों की, विड्थ कमरे में कम ज्यादा है, दो तरफ की एक जैसी, दो तरफ की एक जैसी। अंदर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री मेंटेन किया जा रहा है। हम तो जानते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, तो दीवारों से हीट कमरे से बाहर जाएगी ही जाएगी। अब कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो जितनी जा रही उतनी हम पकड़ा दें, तो हीटर की सहायता से हीट हम इसको दे देंगे। तो इधर हीटर कमरे में लगाएंगे, हीटर इसको हीट देगा, उतनी हीट देगा जितनी हीट बाहर जा रही है। और बाहर जाने वाली हीट तो हर कोई बता सकता है, तो बाहर जाने वाली हीट है 30 अपॉन इसका रेजिस्टेंस W kbh, ऐसा इसका दुगना हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 30 kAh बाय W। इतना टोटल हीट आ गया नेट, इतना जूल पर सेकेंड जा रहा है। अच्छा, गौर करने की बात है, ये जो हीट करंट है ना, उसकी यूनिट पावर की है। ऐसा मत कर देना कि I²R कर देना, है ना, क्योंकि ये तो खुद ही पावर है। ये dQ/dt खुद ही जूल पर सेकेंड है, तो जितना पावर जा रहा है उतना पावर दे देंगे। तो बस करंट टोटल के बराबर ये आंसर हो गया, इतना पावर चाहिए भाई, बस। कुछ भोले लोग हो सकता है कि I²R लगाते फिरेंगे, है ना, ऐसा काम मत करना, ठीक है। और कर लिया तो कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में तो क्या, अगली बार मत करना, ठीक है ना। तो गौर करने की बात है कि है तो ये करंट जैसा, है तो ये पावर, है ना। सिंबल इसका dQ/dt I वाला है, यूनिट इसका पावर वाला है। तो इतना पावर जा रहा है, इतना जूल पर सेकेंड दीवारों से निकल रहा है, इतना ही जूल पर सेकेंड का हीटर लगा, है ना। तो इस तरह से ये जो आंसर है इसके बराबर का हीटर का पावर हो गया। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा सवाल करते, ये बात नोट हो गया ना। यहाँ का टेम्परेचर हमने T1 मेंटेन किया है, यहाँ का T2 मेंटेन किया है, यहाँ का T3 मेंटेन किया है। इसका लेंथ L है, इसका 1.5 L है, और इसका 2L है। इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, इसका भी 2A है। इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी 3K है, और इसकी 2K है। ये जो जंक्शन पॉइंट है J, T1 T2 T3 आर मेंटेन्ड, T1 T2 and T3 are maintained fixed। मेंटेन करने का मतलब होता है कि कम पड़ रहा है तो हीट दे देंगे, ज्यादा पड़ रहा है तो निकाल लेंगे, चेंज नहीं होने देंगे बस। तो इसको कैसे नहीं चेंज होने दे रखे हैं, वो हीटर वीटर जो भी लगा रखा है बता नहीं रखा है,
बस मेंटेन किया गया। सवाल क्या पूछा है? फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पॉइंट। ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, जंक्शन पॉइंट जे, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? आगे आंसर। ठीक है, ठीक है, ऐसा आगे। तो हम ये कहेंगे कि जंक्शन से जाने वाला टोटल करंट जीरो होगा, आउट गोइंग करंट इज जीरो। तो टी माइनस टी वन अपॉन 3L अपॉन 4K, टी माइनस टी टू अपॉन L बाय 2K, टी माइनस टी थ्री अपॉन L अपॉन 3K। ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। अब इसमें से L अपॉन K तो सब जगह से उड़ जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 4T माइनस T1 अपॉन 3 प्लस 2T माइनस T2 प्लस 3T माइनस T3
इक्वल टू 0। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 4t माइनस 4t1। 3 से गुणा कर दिया तो 60 माइनस 62, 90 माइनस 93। अब टी वाले एक तरफ, 40 60 90, 19t हो गया, 19t, 4t1 प्लस 62 प्लस 93, तो t इज इक्वल टू 4t1 प्लस 62 प्लस 93 अपॉन 19। ठीक है कि नहीं? किसका आया आंसर? चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? उसका क्या यूज होगा? उसका ये यूज होगा कि ये जो इधर जा रहा है I1, अभी I1 कोई निकाल रहा होगा, वो बताया नहीं ना कौन है वो, आगे का हिसाब बता नहीं रखा है। I1 इसके पास पहुंच रहा है, तो ये इसको फिक्स रखना है, तो I1 यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। कौन निकाल रहा है पता नहीं, है ना। अगर मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया कि यहाँ का टेम्परेचर बताओ और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई यहाँ से हीट दे रहा हो, है ना। किसी भी पॉइंट का अगर टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है तो आप उसको बाहर से सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा उसके, मतलब फिर वो हीट वाली जंक्शन लॉ लगाने में फर्क पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं इस वाले जंक्शन पे लगाना चाहता तो दिक्कत आती ना मुझे, ये मेंटेन करने वाले का हिसाब नहीं मालूम। अगर कोई कहता है कि जे जंक्शन का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, तो वहां मेंटेन किया जा रहा है, तो इसका मतलब फिर वहां पे किसी सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, वहां से हीट आएगा जाएगा, फिर इन तीनों में बटेगा वो, तो जंक्शन लॉ में फर्क पड़ जाएगा लगाते वक्त। जिसका भी मेंटेन किया है इसका मतलब उसको किसी सोर्स के साथ या किसी सिंक के साथ जोड़ रखा है। ज्यादा हीट आ रहा है तो वो भेज रहा होगा बाहर, है ना। ये हो गया। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? क्या होता है? सही कह रहे हो, आगे बोलो। है, कहीं का भी टेम्परेचर 0 मान के कर सकते हो, अगर कहीं का भी टेम्परेचर नहीं दे रखा हो। ये रूल था ना, अगर कहीं का भी टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो किसी एक जगह का 0 टेम्परेचर मान सकते हो। यहाँ तो 3 3 दे रखे हैं, अब नहीं मान सकते। ठीक है, किसी एक भी जगह नहीं दे रखा हो तब मान सकते। अब इसमें वीट स्टोन ब्रिज ब्रिज सब हो जाएंगे, है ना। सीरीज पैरेलल सब कुछ सवाल हर तरह के हो जाएंगे, वीट स्टोन ब्रिज भी बना देंगे, पर वो नहीं पूछूंगा मैम, वो आप खुद ही कर लोगे। मेरा सवाल तो ये है। अब इसमें क्या है कि टेम्परेचर जो है वो T1 बड़ा है T2 से,
तो इधर से उधर हीट जाएगा, इधर हीट जा रहा है, तो अब की बार इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इनको कोई हीट नहीं दे रहा है। तो अब हीट ट्रांसफर से क्या होगा कि इधर वाला जो गर्म हिस्सा है वो ठंडा होने लग जाएगा, और जो ठंडा हिस्सा है वो गर्म होने लग जाएगा, तब इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है घटने लग जाएगा। तो कितनी देर बाद में घट करके जितना अभी है उसका आधा हो जाएगा, ये सवाल है। फाइन टाइम इंटरवल आफ्टर विच टेम्परेचर डिफरेंस पहले के टेम्परेचर डिफरेंस से टेम्परेचर डिफरेंस आधा हो जाए, पहले के टेम्परेचर डिफरेंस से टेम्परेचर डिफरेंस आधा हो जाए, उसमें कितना वक्त लग जाएगा। इसका मास दिया हुआ है m1, इसका स्पेसिफिक हीट s1, इसका मास m2, स्पेसिफिक हीट s2। अब देखो जरा कैसे करेंगे। अब ये तो बात है t=0 की, अब हम बात करेंगे किसी टाइम t की। माना किसी टाइम t पर यहाँ का टेम्परेचर θ1 था, यहाँ का टेम्परेचर θ2, t1 से बदलकर हो गया θ1, t2 से बदलकर हो गया θ2, θ1 θ2 किसी t टाइम पर टेम्परेचर है। क्योंकि टेम्परेचर बदलने से हीट करंट बदलता जा रहा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वक्त लेना पड़ेगा। तो बात है t से t प्लस डी टी। एक छोटे से पल की बात करते हैं। एक पल में क्या हुआ, एक पल में ये हुआ कि ये जो θ1 वाला था ना, इसमें से हीट चला गया, तो किसी में से हीट जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू एम एस टी θ1। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर घट रहा है इसलिए माइनस साइन, तो अब ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया जाने वाला हीट। इससे dt टाइम में dq हीट निकल गया। कितना हीट निकल गया, dq निकल गया। तो वो किसके बराबर है, m1 s1 d θ1। अब d θ1 इटसेल्फ इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगाने से बन गया पॉजिटिव। तो इतना अमाउंट का हीट निकल गया, dt से डिवाइड कर देंगे
यहां से निकलने वाला रेट, तो इसमें से जो निकल रहा है वही तो इसमें चल रहा है। जो यहां से निकल रहा है वही तो यहां से चल रहा है। जो यहां से चल रहा है वो कितना चल रहा है, -KA θ1 - θ2/L, इतना होगा उस समय। जिस समय इसका टेम्परेचर θ1 उसका टेम्परेचर θ2, माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने फाइनल टेम्परेचर नहीं लिखा, इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया ना। θ2 - θ1 के आगे माइनस आता, हमने θ1 - θ2 लिख दिया। तो पहली इक्वेशन में हमने लिखा है निकलने वाला हीट, दूसरी इक्वेशन में हमने लिखा है कि कंडक्टर में बहने वाला हीट, तीसरी इक्वेशन में हम ये लिखेंगे कि पहुंचने वाला हीट। किसी को हीट मिलता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी को हीट मिलता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर इसका बढ़ रहा है, M2S2 d θ2 है ना, dt से डिवाइड कर देते हैं। मिलने का रेट तो यहाँ पर आ गया dQ/dt। जो यहाँ से निकला, जो गलियों से गुजरा वही वहां पहुंचा। पहुंचने वाला हीट तीसरी इक्वेशन, निकलने वाला हीट पहली इक्वेशन, चलने वाला हीट दूसरी इक्वेशन। इतना मैंने कर दिया, क्या इसके आगे भी कर पाओगे? इतना करने की बात कर सकते हो? इतना करके दे दें ताकि तो सॉल्व करने का मामला रह गया बस। यहाँ पे फिजिक्स समाप्त हो गई, अब मैथमेटिक्स चालू। मैथ्स लगाना है सॉल्व करने के लिए। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस हाफ होगा यूं, तो पहले का टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2, फिर उसका आधा T1 - T2/2। ठीक है, तो आगे करते हैं फिर। देखो भाई, dθ1/dt की वैल्यू जो आ रही -1/m1s1 dQ/dt आ रही है, dθ2/dt 1/m2s2 dQ/dt के बराबर आ रही है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से
इसको घटा लो तो डी थीटा 1 बाई डी टी माइनस डी थीटा 2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 इंटू डी क्यू बाई डी टी, ऐसा आ गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं डी ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी टी। ये जो है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी ऑफ थीटा 1 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के चेंज होने की रेट माइनस 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू वहां से उठा के रख देंगे के बाय एल थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं, है ना। थीटा 1 माइनस थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी माइनस 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 के ए बाय एल इंटू थीटा। नाउ थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस और डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। थीटा को इधर लेके आओ, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 1/m1s1 1/m2s2 इंटू के ए बाय एल इंटू डी टी कर दें ग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना पहले था T1 माइनस T2, बाद में क्या है T1 माइनस T2 बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा ln हाफ माइनस टाइम आ गया, ये माइनस इधर दे देंगे तो ln2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया ln2 अपॉन ln2, l इधर चला गया अपॉन के ए 1/m1s1 प्लस 1/m2s2। ऐसा आंसर आया, नहीं आया होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी रहते हैं टेम्परेचर चेंज होने वाले, बात समझ गए। एक और सवाल करते हैं। क्या कहते हो गया ना, एक और सवाल करते हैं।
तो झील में क्या होता है जब ठंड पड़ती है तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है, जैसे राजस्थान में है ऐसी कोई जगह जहाँ पे 0 से नीचे पहुंचता है? माउंट आबू में, है ना। माउंट आबू में एक झील है, निक्की झील, निक्की नाम है शायद उसका। तो वहां पर हर साल बर्फ जमती है। तो झील के अंदर जो पानी भरा रहता है, तो हमें गौर करने की बात यह है कि जो ठंड पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर की सरफेस ठंडी होती है। तो बर्फ की जमने की शुरुआत ऊपर सरफेस से होती है। तो सरफेस का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री है तो उसका फेज चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में और हीट उसमें से बाहर निकलती, तो जब तक सारी बर्फ जमेगी नहीं तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो माइनस, जैसे माइनस में जा रहा है, तो उसमें जो बर्फ का जो नीचे वाला सिरा होगा वो 0 डिग्री पर होगा। इसके नीचे का पानी अपन 0 डिग्री पे मान रहे हैं, ठीक है। तो माना किसी समय पर झील में बर्फ जमी थी और बर्फ की गहराई थी एच गहराई की बर्फ जमी थी। बाहर का टेम्परेचर -10 था, पानी का टेम्परेचर 0 था। ठंड पड़ रही है इसलिए बर्फ और जमेगी। कितनी देर बाद में झील की बर्फ की मोटाई डबल हो जाएगी, ठीक है। पहले की जो बर्फ की मोटाई है उसे डबल होने में कितना टाइम लगेगा? छोटा सा सवाल है। अब देखो कैसे करेंगे।
चलो अब मिलाते हैं। अब देखो बात क्या है, ये जो बाहर का टेम्परेचर वो -10 और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो कानून कहता है कि हीट को फ्लो होना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होता है, कानून यही है। अब चक्कर ये कि हीट देगा कौन, तो यहां से जब हीट फ्लो होगा तो जो 0 डिग्री वाला वही हीट देगा। अब 0 डिग्री वाला हीट देगा तो चेंज हो जाएगा बर्फ में, पानी है ना 0 डिग्री का, वही हीट दे रहा है। तो dt टाइम में यहां से मान लेते हैं कि dh विड्थ बढ़ गई, माना कि dt टाइम में dh विड्थ की बर्फ और जम गई, तो इसकी डेंसिटी रो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू डी एच, ये हो गया m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हीट जमती है तो इतनी हीट इसमें से निकलती है, जो यहां से निकलती है वही रास्ते में चलती है, जो यहां से निकलने की रेट है वही रास्ते में चलने की रेट है। अब रास्ते में चलने वाली हीट जो है वो क्या है, के ए, टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय h, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसके बराबर है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा आ जाएगा। जाने वाला हीट, यहां से निकल के जाने वाला हीट यहां से बहने वाला हीट है, बराबर कर देते हैं। तो रो ए टी एच बाई डी टी इंटू एल, ए से ए कट गया, एच उधर चला गया, तो यहां से आ गया हमारे पास 10K, 10K इज इक्वल टू रो एल एच टी एच इंटू डी टी। इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t और h से 2h, तो 10KT, तो रो एल एच स्क्वायर बाई 2, h से 2h पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि हम ये जानते हैं कि जो पानी होता है ना उसकी डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, ये भगवान की माया है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। कितनी विचित्र बातें हैं, बहुत सारी बातें विचित्र है इसमें, देखना ऐसे संसार कैसे चल रहा है। तो भगवान ने अपनी माया में ये रचा कि 4 डिग्री पर डेंसिटी ज्यादा रखनी, इसका क्या फायदा हो रहा है, भगवान ने पानी को, बर्फ को ट्रांसपेरेंट बनाया, भगवान ने, अच्छा देखो अपन जानते कि किसी भी लिक्विड से सॉलिड बनाते तो डेंसिटी ज्यादा होती है, पर बर्फ में भगवान ने कम रखी ताकि बर्फ जो बनेगी नीचे नहीं बनेगी ऊपर बनेगी, क्योंकि सारे संसार की रचना में शुरुआत में जलचर आया ना, जल में रहने वाले जीव आए, मछलियां आई, अभी समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, छुपे रहते हैं, मुश्किल से पकड़ में आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि समुद्र के अंदर गहराई में बहुत सारी जीवन चल रहा है, तो अगर बर्फ नीचे जमने शुरू हो जाएगी तो इनको ऊपर आना पड़ेगा, फिर परेशानी होगी, फिर इनको डिस्टर्ब कर देंगे लोग। भगवान ने इसको ऊपर ही बर्फ जमाने का सिस्टम बनाया, डेंसिटी बर्फ की कम रखकर बर्फ ऊपर जमने की प्रक्रिया शुरू हुई।
4 डिग्री की पानी की डेंसिटी ज्यादा रखे, भगवान क्या चाहते हैं कि जैसे ही 4 डिग्री पहुंचेगा, डेंसिटी ज्यादा होते 4 डिग्री का पानी नीचे चला जाएगा, तो जीव जंतु को 4 डिग्री का पानी मिलेगा। तो ठंड पड़ेगी मान लो, तो ठंड पड़ते वक्त नीचे वाले जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होगा, 4 डिग्री होगा। और ये जो पृथ्वी है ये खुद गर्म है, उसमें से भी हीट निकलती रहती है। तो उसमें से हीट निकलती रहती है तो उसका टेम्परेचर कुछ न कुछ ऐसी विड्थ हमेशा बनी रहेगी, जो हो सकता है कि 1000 साल तक बनी रहे, वो पूरे 4 डिग्री पर ही बनी रहेगी जीवित रहने के लिए। पानी के अंदर ऑक्सीजन घुल सकती है, ऐसा ईश्वर ने बनाया, तो जीव जंतु पानी में सांस ले सकते हैं। बर्फ को ट्रांसपेरेंट बनाया कि अगर बर्फ बहुत बड़ी गहरी में बन जाए और उसको पिघलने में 25 साल लग रहे हैं, इतनी सारी बर्फ जम गई कि उसको पिघलाना मुश्किल हो रहा है, सूरज धीरे धीरे आता है सामने, तो सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया। ये ट्रांसपेरेंट बना करके नीचे वाले जीव जंतुओं को अगर रोशनी की जरूरत पड़े तो नीचे तक पहुंचे। तो कहने का मतलब इतना सारा मामला कॉम्प्लिकेटेड है ये जीवित रखने के लिए, कि ये सब कुछ हो रहा है जो कि उल्टा उल्टा से लगता है। माने कि बर्फ का तैरना, 4 डिग्री के पानी की डेंसिटी, देखो हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, है ना, तो डेंसिटी उसकी कम होती है ना, यहाँ पे बढ़ रही है, 0 से 4 डिग्री पे बढ़ रही है, 4 डिग्री पे इंक्रीज कर रही है। तो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा है, 0 डिग्री पे उससे तो पहले 4 डिग्री का पानी नीचे जाएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, अपने सवाल इजी रखा है ना, जमीन से कुछ हीट वीट का हिसाब नहीं रखा है। तो इसके हिसाब से तो हमारी बर्फ तो जल्दी जमा देंगे हम। ये जो आंसर आ रहा है ना, पूरी झील जमाने में देर नहीं लगेगी, पर प्रकृति में जो पूरी झील को जमाने में टाइम लग जाता है ना। पृथ्वी से नीचे से कुछ न कुछ हीट मिलता रहता है, तो कुछ जीव जंतु लास्ट में बचे रह जाएंगे, फिर वही जीव जंतु वापस बहुत सारे जीव बना देंगे, फिर चल जाएगा सिस्टम। सिस्टम चलाए रखना जरूरी रहता है। यहीं पे रोकते हैं आज की क्लास को। अब होमवर्क करने के लिए बता दिया गया है, कोई डीपीपी वगैरह भी तो कर लो, एक बहुत दिन हो गए डीपीपी नहीं किया, एक डीपीपी भी कर लेना, ठीक है। और शीट का होमवर्क तो दिया है सब लोगों को पता ही। क्या होमवर्क है भाई? पार्ट 3, 4